सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी सही होंगे। तो गाइस आज हमारे सामने खड़ी है वो बाइक जिस बाइक का भाई मेरे को बहुत दिनों से इंतजार था। ये देखिए हमारे सामने खड़ी है आज ड्यूक की 390 भाई, 3rd जनरेशन। इसके ओनर हैं भाई अपने लक्की भाई। लक्की भाई कैसे हो? बढ़िया जी भाई, बढ़िया। तो भाई आज इसके बारे में छोटी सी बात करेंगे कि भाई ने ये ली, उसके बाद में भाई का एक्सपीरियंस क्या रहा इस बाइक को लेने के बाद। तो भाई सबसे पहली बात मैं ये पूछूंगा, आपने इसको रन कितना कर दिया है? अराउंड देखो 2.5 महीने तो हो गए गाड़ी लिए हुए, 2 महीने हो गए सॉरी। और राउंड फिगर में 4000 मान के चलो, आज मैं एक राइड मारूंगा तो 4000 हो जाएगा। 3800 चल गई है। अच्छा, मतलब 3800 चल गई अपना, आज लगभग 4000 हो जाएगी। आज एक राइड है भाई की। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, भाई ये बाइक आपने जिस टाइम ली थी क्या सोच के ली थी, या इसके पीछे आपका मतलब एक मोटिव क्या था? हाँ, थॉट प्रोसेस क्या था? यार देखो, मैं इससे पहले चलाता था बेनेली 600 आई, वो इनलाइन 4 है, सुपर बाइक की कैटेगरी में वो आती है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इतनी बढ़िया गाड़ी छोड़ के आप इसकी तरफ क्यों गए? है ना? बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा, या लोग बोलेंगे कि भाई ये क्यों ही गया। हाँ, मतलब 600 से फिर डाउन आ गए, डाउनग्रेड आ गया। देखो, बेनेली लेने का मेरा कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि मुझे पावर ही चाहिए थी कि मैं इस वजह से उसकी गाड़ी की तरफ गया हूँ। मुझे पावर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। मुझे बस अपना एक छोटा सा ड्रीम कंप्लीट करना था कि मेरे को इनलाइन 4 एक बार ज़िंदगी में अपनी ऑन करनी है और उसे चलाना है पहाड़ों पे, उसे लेके जाना है लद्दाख वगैरह या ऐसी जगह पे, स्पीति वगैरह। वो चीज़ मैंने अपनी ड्रीम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ ना, मेरे को गाड़ी के अंदर 2-3 चीज़ें जो है वो मेरे को बहुत फेस करने के लिए मिलने लग गई। जब मैंने गाड़ी ली थी तब वो सर्दी में थी, मतलब मैंने जनवरी में ली थी। 1 महीने में मैंने राइड मारी, दूसरे महीने मार्च में गर्मी स्टार्ट हो गई। फिर मुझे 1 महीने 1.5 महीने तक तो मुझे पता नहीं चला। 1 महीने 1.5 महीने के बाद मुझे पता चला कि इस गाड़ी के अंदर हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अपना बेनली में उसमें क्या था ना, देखो नॉर्मली हीटिंग इशू इसमें भी है और भी गाड़ियों में होता है। 200 सीसी की ड्यूक में सब में है, केटीएम की सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं झेल लेता हूँ, और मेरा झेलता भी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर रीज़न ये ना, वो हीट होके बंद भी हो जाती थी। उसको आधे घंटे का गैप चाहिए, 20 मिनट का गैप चाहिए। जब वो ठंडी होगी फिर वो चलेगी, और उसके बाद भी स्ट्रीट पैच चाहिए। अगर वो ट्रैफिक वाला पैच मिला ना, वो फिर बंद होगी। अच्छा, ट्रैफिक में फिर दोबारा वो बंद हो जाएगी तो अपना। बहुत मन में सोच के चलाना पड़ता था कि यार अगर मैं फैमिली को भी लेके जाऊंगा, कहीं बंद हो गई तो 240 किलो की धक्का कैसे मारूंगा मैं, यार फैमिली के सामने कितनी बेइज्जती होगी। सोचो, मैं अब यहाँ पे आप खड़े हो, मैं आया सुपर बाइक से आपके साथ हाथ मिलाया, फ्लाई बाई देके आपके पास से मैं गया, या कहीं रोड से मैं गया, आपने बोला हो यार कितनी बढ़िया बाइक थी, और आगे जाके मैं धक्का लगा आगे जाके फिर वहीं पे देख रहे हैं, अबे यार धक्का लगा रहा है, मतलब वो वाला। चीजें हैं तो बहुत छोटी, पर कई बार ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो हर्ट ना भी हो तो यार बहुत बुरा सा लगता है कि यार इतने पैसे खर्च करने के बाद ये चीज़ें, और उसका ना कोई अल्टरनेट भी नहीं था कि मैं हीटिंग इशू को किसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने बहुत बढ़िया कूलेंट डलवा के देख लिया, इंजन ऑयल चेंज करवा के देख लिया, नहीं कुछ नहीं। मतलब सारी चीज़ें उसके ऊपर ट्राई कर ली थी, लेकिन वो इशू उसके अंदर आ ही रहा था। तो फिर मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिसमें पावर हद बेहद हो, खर्चा भी थोड़ा सा मैक्सिमम मेरे जेब पे ज़्यादा इफेक्ट ना करे, सिटी में भी चल पाए, हाईवेज पे भी चल पाए। किसी गाड़ी से अगर मैं कंपेयर करने आऊँ ना, तो वो उसमें भी पीछे ना रहे, फीचर में भी वो पीछे ना रहे। मैं थोड़ा सा पतला सा हूँ, स्किनी सा हूँ, एज यू कैन सी, आप देख सकते हो। कोई बहुत वाली बात है नहीं, लोग पतले मोटे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो मेरे को एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो लाइट वेट हो, और मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरा एक मेन कंसर्न ये भी था कि जिसके अंदर सीट हाइट भी थोड़ी सी मिनिमम हो। अच्छा भाई, आपकी हाइट कितनी है? 5.5। हाँ, मेरे से तो बड़े ही हो। शॉर्ट राइडर की कैटेगरी में आता हूँ मैं भी। तो फिर मेरा ये सारे थॉट प्रोसेस जब मेरे मन में चले ना, तो कहीं ना कहीं इसके स्पाई शॉट मैंने देखे, और मेरी प्रेफरेंस लुक्स हमेशा रहती है कि मैं अगर 5 लाख दे रहा हूँ ना, तो वो 5 लाख लुक्स पे वर्थ निकल जाए तो मेरा वर्थ निकल जाएगा। हाँ, मतलब कम से कम ये हो कि जब हम चलें तो लोग देखें, उसको पलट के देखें। हाँ, तो फिर वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसके अंदर फुलफिल हो रही थी। सीट हाइट इसके अंदर अच्छी मिल जाती है, वेट इसके अंदर हल्का मिल जाता है, खर्चा ये उस गाड़ी के मुकाबले कम करवाती है, पावर में ये आ गया, फीचर में ये आ गया, और गाड़ी से कंपेयर करो तो सेगमेंट किलर में भी ये आ गया। तो फिर मैंने कहा क्यों ना जाया जाए। और पहली वाली गाड़ी से सिर्फ 15,000 रुपये बढ़े थे। पहले वाली 3,50,000 की थी, ये 3,63,000 की, 13,000 रुपये बढ़े थे। तो मैंने कहा इतना कोई बड़ी बात तो इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं थी। मैंने वो सेल आउट करी और ये ले ली। अच्छा, अब अगर आपने खर्चे की बात करी थी तो भाई बात करें इसकी सर्विस कॉस्ट की, मेंटेनेंस कॉस्ट की। यार अभी तो देखो, मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगी नई गाड़ियों में, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, 1 साल तक कोई खर्चा नहीं होता। फिर भी एक सर्विस वगैरह का होता है। देखो यार, फ्री सर्विस से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? फ्री सर्विस तो बहुत सस्ती हुई है, 1650 रुपये की। अच्छा, 1650 रुपये की? हाँ, ऑलमोस्ट 300 सीसी की से लेके 400-500 सीसी तक की जितनी गाड़ी है, सबकी ऑलमोस्ट इतनी ही हो जाती है। 2000 के अंदर हो जाती है, 2000-2500 में हो जाती है। इसकी थोड़ी सी सस्ती हो गई 1650 में। ये भी अपनी फ्री सर्विस भी तो उससे मतलब कोई ज़्यादा इशू नहीं है। क्या है, इसके कोई डिस्पैच नहीं घिसा, कोई चेन सेट नहीं किया। जब पेड सर्विस आएगी ना, तब पता चलेगा कि पेड सर्विस में 10,000 किलोमीटर चल जाएगी। टायर भी चेंज होंगे 15,000 रुपये के, डिस्पैच भी चेंज होंगे 3,000 रुपये के, 3,000 रुपये के 6,000 ये हो गए, 22,000 तो यही हो गए। एक पेड सर्विस का 1200 रुपये मैं लेबर चार्ज दूंगा। उस टाइम पे पता चलेगा कि पेट्रोल के साथ में खून भी पीती है। और उसके बाद फिर इंजन ऑयल भी डलेगा इसके अंदर 1200-1300 रुपये का। तो वो कहीं ना कहीं बहुत
महंगी बैठेगी तब मैं तब बता पाऊंगा, अभी तो मेरा कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा मैं इस बाइक के अंदर देख रहा हूँ भाई, आपने सामने अपने एक्सटर्नल लाइट लगवा लिया है, उसका मतलब रीज़न क्या था? मतलब लाइट इसकी कैसी है, फ्रंट लाइट? देखो यार, मैं ये चीज़ तो रिकमेंड करता ही नहीं कि आप इस चीज़ को कवर करो। हाँ। पहले तो देखो मैंने लेमिनेट करा के पूरा बंद कर रखा है सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन के तौर पे, और मॉडिफिकेशन अपने रिस्क पे होती है, किसी के और के रिस्क पे नहीं होती। गाड़ी अपनी है तो आप खुद को झेलना पड़ेगा जो भी कुछ होगा। तो मैंने ये इसलिए लगवाई कि जब इसके अंदर ये छोटी वाली लाइटें, ऑक्सीजन लाइटें नहीं लगी थी, इसका थ्रो तब भी बेकार था, मुझे तो दिखता ही नहीं भाई, सीधी सी बात है। किसी और को दिख जाता होगा, दिख जाता होगा, मुझे ना सिटी में अच्छा दिखता, ना स्ट्रीट लाइट पे इसकी लाइट पता चलती, ना नॉर्मल अंधेरे में पता चलती। तो मैंने कहा क्यों ना इसको कवर करके अपनी छोटी सी लाइट पड़ी है, इनको लगाया जाए, थोड़ा सा लुक भी एनहांस हो गया और गाड़ी की जो विजिबिलिटी है वो भी बढ़ गई। गाड़ी की विजिबिलिटी भी बढ़ गई और प्लस में चलाने में भी थोड़ा सा ये होता है कि भाई रात में गड्ढे वड्ढे अपना आराम से दिख जाते हैं। इससे अभी तक कोई लॉन्ग ट्रिप वगैरह, लॉन्ग राइड वगैरह कहाँ? एक मैंने 800 किलोमीटर की राइड थी मसूरी से आगे कानाताल है, मसूरी भी ऐड ऑन कर लो, मसूरी से ही, मसूरी की एक मेरी राइड थी, मसूरी को मैं करके आया अभी रिसेंटली। और उससे पहले मैं गया था लखनऊ, और दोनों राइड मैंने पिलियन के साथ करी है। लखनऊ से आना जाना करा था मैंने, लखनऊ से आगे गए थे हम कानपुर साइड तक, और वहाँ से आना जाना करा था। तो मेरा तो फीडबैक सही, पिलियन के साथ गए थे, कोई पावर ड्रॉप नहीं हुआ, कोई अनकंफर्टेबल नहीं लगा, सीट कंफर्ट जितनी भी थी, सारी चीज़ें जो पहले कंपनी ने गलत दे रखी थी ना, गलत इट मीन्स मैं ये नहीं कह रहा कि गलत थी, गलत इट मीन्स की जो कमियां थी वो सारी की सारी रिजॉल्व कर दी। सीट हाइट बहुत ज़्यादा थी, वो कम कर दी है। सीट की कुशनिंग बेकार थी, वो बहुत अच्छी कर दी है। कंफर्ट पिलियन का अच्छा नहीं था, बहुत अजीब सी अनोइंग सी सीट थी, थोड़ी टाइट सी थी, वो भी ठीक कर दी। पहले छोटी सी थी, अब तो भाई बहुत एक तरीके से मतलब सही सी आ रही है अपना सीट। आया करता था उसको कंफर्ट थोड़े गद्दे लगा दिए, कुशनिंग कर दी है वाली चीज़ें। अच्छा बात करी जाए भाई इसके शॉकर वगैरह की, सस्पेंशन सस्पेंशन एडजस्टेबल है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉफ्ट एंड हार्ड आप यहाँ से भी कर सकते हो, 10 mm तक और कम कर सकते हो, वो इसकी पूरी किट आती है, आप उसके थ्रू करना। और यहाँ पे आप ये रिबाउंड और कंप्रेस है, अब डिटेल में नहीं जाऊँगा, रिबाउंड और कंप्रेस सबको पता होगा कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है, बस सिंपली ये मान लो कि इससे एक झटके से आपके जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और एक झटके से आपके सस्पेंशन टाइट हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। अब मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण दे देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये नॉर्मल लोग के काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। कहीं आप सोचो कि डेली लाइफ में कोई यूज़ नहीं करता, हाँ डेली लाइफ में कहीं पता चलेगा, याद भी नहीं रहता, हाँ कहीं पता चले कि छोटी मोटे गली वली में जा रहे हैं वहाँ पे इसको छेड़ने लग गए, छेड़ोगे तो इसका एडजस्टमेंट और ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूँ मेरे किस काम में आई और मैं कैसे यूज़ करता हूँ। जैसे मैं टूर पे जाता हूँ, वहाँ पे ऑफ रोडिंग मिल जाती है, मैं सस्पेंशन पूरे लूज कर लेता हूँ ताकि मतलब सॉफ्ट हो जाए, पूरे अंदर तक जाए, बाहर तक आए तो झटके ना फील हो। हाँ चलो जी ये काम हो गया। जब मैं हाईवेज पे आता हूँ, गाड़ी भगाता हूँ, ट्रैक चलती है या लोगों से भगाते हैं गाड़ी या संडे राइड वगैरह करते हैं, मैं उस सिचुएशन में टाइट कर लेता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस है वो लूज ना हो, गाड़ी में टैंक स्लैपर ना आए, गाड़ी झटके ना ज़्यादा खाए, बॉबल्स ना ज़्यादा मारे, तो मैं टाइट कर लेता हूँ। या मतलब हल्के फुल्के जैसे गड्ढे वगैरह अपने नॉर्मल आते हैं तो उसके अंदर भी अपना कॉन्फिडेंस लूज ना हो। हाँ तो ये मैं ऐसे टाइम पे मैं यूज़ कर लेता हूँ और बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे, तो ये मिक्स ओपिनियन है इसमें, मेरे तो काम के हैं, कुछ लोगों के काम के नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ अच्छा यहीं पे अगर बात करी जाए इसके अंदर फीचर्स की, तो भाई एक बेसिकली छोटा मोटा बता दीजिए, मतलब पूरा इसके एक अलग वीडियो सेपरेट लेके आएंगे, छोटे मोटे के बता दीजिए। जो मेरे काम के मेरे को 2 फीचर बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ वो मैं दिखा देता हूँ। फ्यूल रिजर्व में लग गया है, देखो यहाँ पे लो लिखा हुआ है, गाड़ी बहुत टाइम से खड़ी है, गाड़ी धुलवा के आता, मतलब गाड़ी ठंडी है, मतलब गाड़ी ठंडी है, ठीक है ना। अब मैं इसको कोल्ड स्टार्ट कर दूंगा ना, तो ऑटोमेटिक कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि गाड़ी ओके हो गई है, चलने की कंडीशन में हो गई है, तो यहाँ पे ओके लिखा आ जाएगा। तो हमारा पेट्रोल भी मतलब में फालतू वो नहीं होगा कि भी मतलब में ज़्यादा पेट्रोल लग रहा है। ये लोगों को पता नहीं रहता ना कितनी देर तक कोल्ड स्टार्ट करना है। हाँ कुछ लोग क्या होते हैं कि क्या कहते हैं स्टार्ट करके छोड़ देते हैं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, मुझे भी नहीं पता कि कितनी देर एक्सेल में स्टार्ट करना रहता है, पर अब थोड़ा सा पता चल गया कि आरपीएम जब फ्लक्चुएट होना बंद हो जाए तो समझ लो गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे ओके लिखा आ जाएगा। जब गाड़ी ज़्यादा ट्रैफिक में चल जाती है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चलाते हो, तो यहाँ पे हाई भी लिखा आ जाता है कि गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दे दो, गाड़ी ओवरहीट हो गई है। हाँ और एक ये साथ ही साथ एक फीचर और है इसके अंदर, देखो मैं ऊपर वाला बटन प्रेस करूँगा, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसमें सेट हो गई है। आप चाहो तो इसको बड़ा घटा भी सकते हो, बड़ा घटा भी सकते हो। अब क्या है ना, ये किन लोगों के लिए काम का, स्पीड कंट्रोल कहते हैं इसे। ये चीज़ जो अपना ये ग्रीन लगाए तो मतलब ओके है, अभी येलो हो जाएगा तो मतलब ओके नहीं है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने लगा दिया, अब 54 की स्पीड सेट हो गई। अब ये कहाँ पे काम के आने वाला है, लोग बोलेंगे मेरे किस काम का। देखो दोस्त लोगों को तो मैं कहता हूँ भाई निहायती कंजर होते हैं वो, होते हैं भाई, होते हैं। उन्हें गाड़ी दोगे तो वो लेके घूमेंगे और वो गाड़ी में बैठते उसे भगाने की सोचेंगे। यार भगाने से गाड़ी का नहीं पता चलता कि गाड़ी अच्छी है कि बुरी है, हाँ है ना।
तो वो बैठती गाड़ी, और ये गाड़ी है भी ऐसी कि खुद कहती है कि मुझे भगाओ। और कुछ लोगों का क्या होता है, चलाना आता नहीं है, नॉर्मल वैसे होते हैं और फिर लेके निकल जाओ बस। दिखाई और फिर थोड़ा सा हो जाता है, तो उनके साथ मिस हैपनिंग हो वो भी अच्छी बात नहीं है, और अपनी गाड़ी के साथ हो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो उस कंडीशन में आप स्पीड लिमिट सेट करके दे सकते हो कि इतनी स्पीड से वो जाएगा ही नहीं, चाहे जितना मर्जी रेस दे, चाहे जितने मर्जी गियर डाले। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर रोड पे कैमरे लगे जहाँ पे एक्चुअल में चलान कट जाते हैं बाइकों के, वहाँ पे आप स्पीड सेट कर दो, वो रोड क्रॉस करने के बाद स्पीड हटा दो, कि आपकी गाड़ी जब ऊपर ही नहीं जाएगी उससे तो आपका चलान भी नहीं कटेंगे। मतलब एक तरीके से पूरा अपना एक तरीके से क्रूज हो जाता है कि इससे ऊपर अपना जाएगा ही नहीं। तीसरी चीज कि जो छोटा बच्चा नहीं कह रहा मैं, जो भी अभी रिसेंटली कोई बाइक चलाना सीख रहा है, जो बिगिनर है, उसके लिए 20 की स्पीड 30 की स्पीड लिमिट सेट करके दे दो। अगर गिरता भी है इन बाई चांस, वो गिरने से बाइक आएगी तो वो कम स्पीड में गिरेगा। तो ये एक मेरा खुद का मानना है। एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा एक तरीके से सेफ्टी फीचर है, किसी को भी हम देते हैं। हाँ, मेन मैं अपना दोस्तों वाला कहता हूँ कि दोस्तों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये, कि उन्हें गाड़ियाँ दे रहे हो तो ये लगा के दो, इनको नहीं आती अच्छे से चलाने, तो उनको मतलब ज़्यादा बस अपने गाड़ी थोड़ी सी है पावरफुल यार, लोगों को लगता है ना कि दिखने में छोटी है और मैं चलाऊंगा तो मैं इसको रौन दूंगा, पर ऐसा नहीं है तो मशीन ही। इस पे कोई फीलिंग्स तो है नहीं कि आप गिर रहे हो या आप गिर जाओगे, ये तो आपको बताएगी नहीं। हाँ, ये सोचे समझेगी नहीं है, सिर्फ जैसे चलाओगे वैसे चलेगी है। और एक चीज़ में कंपनी ने फुद्दू काटा, कंपनी ने बोला था इसके अंदर 10x10 नेविगेशन मैप आएगा, पर ये नहीं बताया था कंपनी ने कि उस चीज़ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 1500 या 2000 रुपये का, जितने का भी। हाँ। वो मैं तब चला सकता हूँ इसके अंदर मैप जब मैं इसके अंदर परचेज करता हूँ। अच्छा, वो परचेज कैसे, मतलब क्या कहते हैं, कुछ मतलब टाइम का हिसाब है या फिर एक सिर्फ वन टाइम है? 1 साल का होगा मे बी। अच्छा, 1500-2000 में मतलब सिर्फ 1 साल का है। उसको 2-4 चीज़ें और ऐड ऑन हो जाएंगी। अभी तो खैर मैं इससे ब्लूटूथ ही कनेक्ट करके चलता हूँ, फ़ोन कॉल उठा लेता हूँ, कॉल पिक कर लेता हूँ, नंबर भी, ये चीज़ अच्छी है कि कॉल एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन भी कर सकते हो, और साथ ही साथ ना आप नंबर भी और नाम भी देख सकते हो कि किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा। अच्छा, जिस टाइम पे कॉल वगैरह आएगी वहाँ पे नाम नंबर वगैरह सारी चीज़ आएंगी, अपना हैंडल से कॉल उठाना काटना सारी चीज़ कर सकते हैं। आपकी ब्लूटूथ जो बस है वो भी कनेक्ट हो जाते हैं इससे। अच्छा, फ़ोन के साथ साथ भी दोनों चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, वो चीज़ भी अच्छी है इसके अंदर। ये तो फिर तो बहुत एक तरीके से मतलब इस तरह का पॉजिटिव पॉइंट हो गया तो अपना। अच्छा यार, एक चीज़ और भाई, मैंने भी अपना क्या कहते हैं ड्यूक वगैरह ऑन करी थी, आपने भी पहले क्या कहते हैं अपनी स्टार्टिंग ड्यूक से ही करी है। तो भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा कि उस बाइक में वाइब्रेशन एक लिमिट क्रॉस आती थी भाई। अगर इस बाइक की वाइब्रेशन की बात करी जाए तो वाइब्रेशन कैसी है? देखो मैं सिंपल एक बात बताता हूँ, जो पुरानी वाली आपके पास BS3 थी उसमें थी वाइब्रेशन हद मार के बहुत ज़्यादा थी, मेरे पे भी वो थी। अब जो इससे जनरेशन 2 वाली ड्यूक 390 ना, उसमें वाइब्रेशन काफ़ी कम कर दी थी। पर ये जो नया जनरेशन 3 निकाली ना, मेरे को लगा था कि इसमें और कम कर देंगे, क्योंकि इंजन स्मूथ कर दिया तो और ज़्यादा कम हो गई होंगी वाइब्रेशन, पर इसके अंदर उसके मुकाबले और ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, इसके अंदर मतलब अपना वाइब्रेशन बढ़ गई पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई मतलब मैं अनोइंग होता हूँ, मेरे को ये चीज़ें बुरी लगती हैं, क्योंकि मैं जो गाड़ियाँ चलाता था, बेनेली हो गई, R15 हो गई, इनके अंदर वाइब्रेशन कभी नहीं थी। FZ भी थी मेरे पास, तो इनके अंदर वाइब्रेशन कभी थी नहीं। अब मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है। लॉन्ग टूर पे थोड़ा सा ज़्यादा अनोइंग हो जाता हूँ मैं, फुट रेस्ट पे भी आती है ना, तो जब मैं क्रूज कर रहा हूँ 100 पे ना, छठा गियर मार के, फिर भी यार मतलब गंदी वाइब्रेशन है। मतलब एक तरीके से वही है कि इतना पैसा लगाने के बाद भी ये सारी चीज़ें मिल रही है तो वो थोड़ा सा वर्थ नहीं है। ऐसा लगता है कि सेकंड सर्विस के बाद में भी शायद कम हो जाए। अच्छा, अभी तक तो हुई नहीं फर्स्ट सर्विस के बाद। अच्छा, फर्स्ट सर्विस के बाद नहीं हुई अभी तक, इसकी एक ही सर्विस हुई होगी। हीटिंग इशू में बहुत काम किया गया है। अच्छा, हीटिंग इशू में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। सर्दी आ गई है तो मेरे को मिला नहीं है काफ़ी टाइम से, मिलेगा भी नहीं 2-4 महीने तक। अच्छा, वैसे हमने देखा है भाई, अपने जितनी भी बाइकें आती है सबसे पहले उस पर टायरों पे कारस्तानी स्टार्ट होती है। तो भाई इस पे अभी तक मेरे को लग नहीं रहा है कि इसके चेंज वगैरह कराए हैं, तो उसका मतलब कुछ पर्टिकुलर रीज़न क्या है? मॉडिफिकेशन ना, मैं मॉडिफिकेशन के तरीके से नहीं करवाता, कि अब मैं थोड़ा सा सुधर गया हूँ, सुधरना इट मीन्स कि समझ गया हूँ कि एक्चुअल में मॉडिफिकेशन में मैं क्या क्या करवा सकता हूँ अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। मैं अपने हमेशा टेस्ट अकॉर्डिंग ही करवाता हूँ। मैं ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स इसके अंदर पिलवा दिए या बहुत सारी चीज़ें वो ले ली। अभी भी देखो ये गाड़ी अच्छे खासी मॉडिफिकेशन से तैयार है, पर आप लोगों को पता नहीं चलेगी। इसके जो अलॉय हैं, ऐसे अलॉय नहीं आते हैं, फोटो दे दूँगा वो ऐड ऑन कर देना, ऑरेंज कलर के इसके अलॉय आते हैं। तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मेरे को ऑरेंज कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैंने इसलिए ऑरेंज वाला लिया भी नहीं लिया। मैंने ये अटलांटिक ब्लू लिया था, क्योंकि मुझे डार्क कलर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। तो मेरे को फिर ये ऑरेंज कलर के अलॉय ना, ये थोड़ा सा निराश कर रहे थे यार। मेरे को तो बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो गया था, क्योंकि मेरे पे जो DSG की जैकेट है वो भी ऑरेंज है, और फिर हेलमेट भी वो मतलब वही जैसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर देख देख के बोर हो जाते हैं, वैसे ही इसके साथ में हो गया था। फिर मैंने इसको अभी रिसेंटली परसों ही ब्लैक करवाया, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसको मैंने ब्लैक करवा दिया। दूसरी चीज़, इसके जो मिरर थे वो निकाले मैंने, यहाँ पे मेरे मिरर्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छे मिरर हैं, वो भी मेरे घर पे रखे हुए हैं, उसका एक नट हो गया। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ मैंने टेल टाइडी इसके अंदर लगा रखी है। टेल टाइडी तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता भाई, तुम कभी लगवाओ, पर मुझे अच्छी लगती है टेल टाइडी, मेरी हर बाइक में लगी हुई है, तो बस मेरा यही रीज़न है उसको लगवाने का। टेल टाइडी मतलब लगवाने के बाद भाई मतलब एक तरीके से जो कहते हैं कि लुक बहुत मतलब एक छोटी भी होती है, लुक इनहेंस भी लगता है भाई।
और एकदम कॉम्पैक्ट सी, छोटी सी, प्यारी सी बस लगती है इसका एक ही मतलब। गंदा वो है क्या ड्रॉबैक कि मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, और वो मिट्टी में मैं एडजस्ट कर लेता हूँ भाई, मैं तो धुलवाता रहता हूँ, गाड़ी की केयर करता रहता हूँ, तो मुझे इतनी कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए मैं लगवा लेता हूँ। जिन लोगों को दिक्कत लगती है वो ना करवाएं। अच्छा, अब इसके अगर कोई एक आधे नेगेटिव पॉइंट की बात करी जाए, छोटा मोटा एक, मतलब छोटे छोटे। से क्या, मैंने 3 बता तो दिया आपको। देखो सबसे पहले तो लाइट बहुत तगड़ा नेगेटिव है, आप इसको मतलब बिना ऑक्सीजन मतलब एक्सटर्नल लाइट लगाए आप अच्छे टूर पे नहीं जा सकते, क्योंकि टूर पे नहीं पता रहता हम कब रात को निकल जाए, कब दिन में निकल जाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो बिल्कुल भी विजिबिलिटी जीरो है। पहला पॉइंट। वाइब्रेशन मैंने बता ही दिया। दूसरा, एक तीसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ, बस वही है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो तो छोटा सा कंपनी में जाके मैं रिसॉल्व करवा लूँगा। मेरी सर्विस आज से 1 महीने पहले हुई थी। ये आया नहीं, साइड स्टैंड हटाया, फ्यूल रिजर्व हटाया, ये सर्विस का इंडिकेशन अभी तक नहीं जा रहा। अच्छा, सर्विस का यहाँ पे आ ही रहा है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से ना, क्योंकि उनके पास ना भी कुछ शोरूम पे ऐसा है कि उनकी टूल किट नहीं आई है प्रॉपर, ये टूल किट आएगी तब ये जाके रीसेट होगी, तो कुछ शोरूम पे नहीं आई है, जिससे मैंने सर्विस कराई थी उस पर अभी तक टूल किट नहीं आई थी, तो मैंने कंपनी को मेल वगैरह करा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो पर इस चीज़ में KTM का फीडबैक अच्छा है, उन्होंने मेरे को कॉल करा, KTM इंडिया की तरफ से मेरे पे मेल भी आया कि आप किसी भी नियरेस्ट शोरूम में जाके आप इसके अंदर OTG लगा के अपनी गाड़ी को रीसेट करवा लो, आपकी जो ड्यूरेशन है सर्विस की वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, ये सारी चीज़ें करके। तो मैंने कहा अब यार मेरी सेकंड सर्विस आने ही वाली है टाइम के चक्कर में, तो मैंने कहा तभी जाऊँगा अब मैं, इसलिए मैं गया नहीं है। तो मेरे को ये बहुत बुरा लगा कि यार ये बार बार जब भी गाड़ी देखो, अभी मैंने गाड़ी बंद करी, ऑन करूँगा, साइड स्टैंड, फ्यूल रिजर्व, सर्विस, ये हर बार आएगा। अच्छा, ये मतलब आता ही रहता है मतलब इसके अंदर। अच्छा भाई, इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा मैं आपसे भाई। अभी आपने देखा ही होगा, जिस टाइम ये अपना फर्स्ट लॉट ही आपका भाई, आपका क्या कहते हैं फर्स्ट लॉट ही है, और जिस टाइम ये बाइक आई थी भाई, उस टाइम पे एक मिथ फैला था या रियलिटी थी, वो चीज़ बताइए। जो बार बार इंजन वो हो रहा था, क्या कहते हैं अपना चलती बाइक पे बंद हो जा रहा था, वो चीज़ थी क्या? हाँ, मेरे साथ थी यार। देखो मैं बता देता हूँ उसका मेन, मेरे को अभी पता चला। ये सही क्वेश्चन करा है, कुछ लोगों के काम की चीजें होंगी, अब इसमें नहीं है। वो देखो जानते क्या, क्लच की ना एडजस्टमेंट, वो आपको थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, मैंने कंपनी को दिखाया कि गाड़ी ना चलते चलते रेस देते देते भी बंद हो जा रही है, तो वो आगे के फर्स्ट सर्विस तक तो मेरे साथ 2-4 बार बहुत बार हो गया था। मैंने अपना शॉर्ट में भी डाला था कि यार ये ना चलते चलते यार एकदम झटके से बंद हो जाती है। अब सोचो मैं लीन कर रहा हूँ या पहाड़ों पे उतर रहा हूँ, झटके से बंद हो जाए तो मैं तो गिर जाऊंगा एक तरफ भाई बिल्कुल। तो मैंने बोला कंपनी को, मैंने कहा यार मैं तो टूर वगैरह करता रहता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, इसका क्या फीडबैक है, ये है वो। तो उन्होंने सर्विस करी, सर्विस के बाद तो चलो ऑटोमेटिक वो ठीक ही हो गया, कुछ गाड़ी मतलब कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो गया था। और एक उन्होंने बताया था कि आप ये चाहो तो यहाँ से ना अपना जो ये क्या नाम है क्लच है इसका जो ट्रैवल है इसको थोड़ा सा आगे करके चलाओगे ना, तो भी आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। फिर मैंने करा तो तब तक तो बहुत सुधार है, अभी तक तो मेरे साथ एक ही बार हुआ, उसके बाद तो हुआ नहीं। मतलब कहने की बात यह है, ये इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी, बट वो परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। उसका मतलब इलाज हम 300-400 किलोमीटर तक की थी। हाँ, उसके बाद में आप अपना इसको एडजस्टेबल करके अपना नॉर्मली मतलब ठीक करवा सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है। तो भाई थैंक यू भाई, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। गाइस होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग में यार कोई भी इस बाइक के रिगार्डिंग कोई भी आपको अगर क्वेश्चन वगैरह हो या कोई भी क्वेरी वगैरह हो, तो आप इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट डाउन करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। और भाई जाके भाई के चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई का चैनल और दोबारा इंस्टाग्राम की आपको ID में दिखा देता हूँ। तो भाई जाके भाई को भी अपना फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू।